हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही पहले वाले जो दूसरा जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। द आइटम्स विद इन अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रीवैल्यूड साइमल्टेनियसली। सही है, साइमल्टेनियसली आप रीवैल्यू कर सकते हैं टू अवॉइड सेलेक्टिव रीवैल्यूशन ऑफ एसेट। सही है, पूरी क्लास simultaneously revalue होनी चाहिए to avoid revaluation of asset and the reporting of amount in the financial statement that are a mixture of cost and value as at different dates. However, ये वाली चीज भी ऊपर बता चुका हूँ। However, a class of assets may be revalued simultaneously करना चाहिए, लेकिन a class of asset may be revalued on a रोलिंग बेसिस। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अलग अलग करके हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं। और रोलिंग बेसिस से पहले एक कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा कर रहे हैं। सही है, दिस इज प्रोवाइडेड रीवैल्यूएशन ऑफ द क्लास ऑफ एसेट इज कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड एंड प्रोवाइडेड द रीवैल्यूएशन आर केप्ट अप टू डेट। सही है, यही वो बात है जो पॉइंट नंबर 2 जो हमने इससे ऊपर डिस्कस किया है उसमें मैंने आपको बताई थी कि पूरी क्लास को एक साथ रिवैल्यू करना चाहिए। अगर एक साथ नहीं हो रही है तो मैं रोलिंग बेसिस पे कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट पीरियड में मुझे रिवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सही है, और रिवैल्यूएशन अप टू डेट होनी चाहिए, तो खैर हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है। अच्छा, अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगी? अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन 3 स्टेप यहाँ पे दिए हैं कैसे की जाएगी आसानी के लिए। स्टेप 1, डेबिट या क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूड एसेट। सही है, मैं रिवैल्यू एसेट जो रिवैल्यू है उसकी कॉस्ट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। यानी रिवैल्यूड अमाउंट जो है माइनस कॉस्ट। सही है, इंक्रीज और डिक्रीज जो आ रहा है, यानी जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है उसमें मैं प्लस कर दूं ए को। ए क्या है? ए ये है। सही है, अगर ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा। सही है यानी डायरेक्ट मैंने कॉस्ट चेंज कर दी। फिर उसके बाद स्टेप 2, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय होल अमाउंट टू एलिमिनेट इट। जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पूरे को मैं खत्म कर दूं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? पहला मैंने कॉस्ट में ऐड या लेस कर दिया इंक्रीज या डिक्रीज को, जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आया है, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पूरा पूरा खत्म कर दिया। थर्ड स्टेप, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। सही है, कौन सी है? वो ये वाली वैल्यू ए है, ए की बात कर रहा हूँ मैं। सही है, वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। और डेबिट प्रॉफिट और लॉस बाय द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट, रिवैल्यूएशन डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। सही है, यानी दो कंडीशन हो सकती है जो मैंने रिवैल्यू किया, वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। अगर इंक्रीज है तो मैं सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन बनाऊंगा। सही है, अगर डिक्रीज है तो मैं डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज करूंगा एज इम्पेयरमेंट। सही है, और जो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन जो है ये याद रखिएगा, ये जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के थ्रू, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई के थ्रू ये जा रहा होगा, ये नॉर्मल पीएनएल के थ्रू नहीं जाता। सही है, ये है इनिशियल पहला स्टेप जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन की, फर्स्ट टाइम जब मैंने किए तब का ये स्टेप है। सही है, अब उसके बाद मैंने रिवैल्यूएशन दोबारा की, रिवाइज की, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये एक बीच में सेंटेंस पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो इसमें। इफ देयर वाज एनी प्रीवियस रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस before revaluation increase, or there was any revaluation surplus before current revaluation decrease, then step 3 will be as follows.
ये मैंने अभी यही बात की कि अगर फर्स्ट है तो ऊपर वाली चीज़ है, अगर सब्सिक्वेंटली दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है तो क्या होगा? तो साफ सी बात है, या तो पुराना ओल्ड सरप्लस बचा हुआ होगा या ओल्ड इम्पेयरमेंट जो पीएनएल में चार्ज हुई थी वो होगी। सही है। अब पहला, if there is previously recognized revaluation decrease यानी impairment है, then current revaluation increase है। अगर डिक्रीज है, अगर करंट भी दोबारा डिक्रीज है तब तो साफ सी बात है वो पूरा पूरा पीएनएल में चलेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करंट डिक्रीज नहीं आया, लास्ट डिक्रीज था लेकिन करंट इंक्रीज आ गया, सही है, तो फिर ये वाला स्टेप फॉलो होगा। क्या बोल रहे हैं ये? तो जितनी अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन डिक्रीज की प्रीवियसली पीएनएल में चार्ज की थी वो फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगा, पीएनएल से निकालूंगा उसे। सही है। पीएनएल में उतना मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस चार्ज करूंगा। सही है। उसके बाद जो बच जाएगा, सही है, रिमेनिंग अमाउंट विल बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। यानी 2 रुपए मेरा इम्पेयरमेंट प्रीवियसली चार्ज हुआ था, लेकिन करंट जब मैंने रीवैल्यू किया तो मेरे पास 3 रुपए इंक्रीज हो गया। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 रुपए पीएनएल में चार्ज करूंगा, इम्पेयरमेंट रिवर्स करूंगा और 1 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस बना दूंगा। सही है। अब ये वो वाली कंडीशन हो गई जब इम्पेयरमेंट, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। सही है। अब दूसरी कंडीशन, ओल्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था। इफ देयर इज एनी प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड रिवैल्यूएशन इंक्रीज, और इस दफा री इंक्रीज आ गया तो इस इंक्रीज वो सिंपल ऐड हो जाएगा। सही है। ये वाला इंक्रीज निकल जाएगा, सॉरी सिंपल इसमें ऐड हो जाएगा। सही है। देन, और अगर पहले इंक्रीज था और अब डिक्रीज आ गया तो फिर क्या करें? तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो रिवैल्यूएशन इंक्रीज इनके पास पड़ा हुआ था पहले से, ये डिक्रीज पहले उस रिवैल्यूएशन इंक्रीज को खत्म करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। यानी अब ये मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस एक बचा हुआ था, एक का मैंने दोबारा रिवैल्यू किया और इस दफा इम्पेयरमेंट आ गई 1.5 रुपीज की, तो 1 से मैं डिक्रीज करूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। सही है। और 0.5 में पीएनएल में एज इम्पेयरमेंट चार्ज कर दूंगा। सही। ये तरीका है वैल्यू करने का रिवैल्यूएशन को। पहला, मैं जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज है उसको मैं कॉस्ट में डायरेक्ट एडजस्ट करूं, इंक्रीज को डेबिट करूं, डिक्रीज को क्रेडिट करूं, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर दूं। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, अगर सरप्लस है तो सरप्लस चार्ज करूं, अगर डिक्रीज आ रहा है तो मैं पीएनएल में चार्ज करूं। पहला हो गया। और फिर उसके बाद मैं दूसरे ईयर में सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे आता हूं, तो अगर प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कोई लॉस है और मैंने सरप्लस इस दफ़ा आ गया तो मैं सरप्लस पहले लॉस को रिवर्स करूंगा और फिर उसके बाद मैं सरप्लस चार्ज कर दूंगा थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। लॉस जो रिवर्स होगा पीएनएल के थ्रू ही रिवर्स होगा क्योंकि पीएनएल के थ्रू ही चार्ज हुआ था। इसी तरीके से जब मैं अगर मेरे पास लॉस आ गया है और प्रीवियसली कोई रिकॉग्नाइज सरप्लस था, जो सरप्लस है उसको मैं पहले ख़त्म करूंगा थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके बाद पीएनएल में रिमेनिंग अमाउंट मैं चार्ज कर दूंगा। अब सिंपल हमारा डिस्क्लोजर का टॉपिक रहता है, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।